भारत की 75 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनमें चीन के निवेशकों ने बहुत अच्छी खासी पैठ बना ली है। ये कंपनियां ई कॉमर्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मीडिया और सोशल मीडिया एग्रीगेशन सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स के फील्ड में काम करती हैं। इनमें ओला, हाइक, बिग बास्केट, बायजूस, डिलीवरी, ड्रीम 11, हाइक, ओयो, पेटीएम, स्नैपडील और जोमेटो जैसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इनमें चीन के निवेशकों ने 200 करोड़ रुपए से लेकर 4000 करोड़ रुपए तक का निवेश किया है। वैसे तो भारत के कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई में चीन का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन जिस तरह से चीन की कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है हाल के दिनों में, खासतौर पर उन ब्रांड्स में जो आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, इससे सबकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, चीन ने भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स पर भी पूरी ताकत लगाई है। चीन के वीडियो ऐप टिकटॉक ने भारत में गूगल के यूट्यूब को भी पीछे छोड़ दिया है। भारतीय बाजार में चीन के ओप्पो ब्रांड और शाओमी जैसे ब्रांड्स ने सबको पीछे छोड़ दिया है। इनका मार्केट शेयर करीब 72% हो चुका है। यानी जब दुनिया चीन से इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग की बात कर रही है तो चीन ने भारत में अपने पैर जमा लिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में तो आप लगातार सुन ही रहे हैं, लेकिन अब दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग के बाद चीन से इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग रखना चाहते हैं। भारत में ऑटोमेटिक रूट या फिर गवर्नमेंट रूट से विदेशी निवेश की मंजूरी दी जाती है। ऑटोमेटिक रूट में सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होती, जबकि गवर्नमेंट रूट में निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है। लेकिन भारत जैसे देशों में कई सेक्टर बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए इन सेक्टर्स में विदेशी कंपनियों को पूरी तरह से कंट्रोल न देने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में सीधे विदेशी निवेश पर कई रियायतें दी गई, जिससे अर्थव्यवस्था की स्पीड बढ़ाई जा सके। इनमें इंश्योरेंस सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर, पेंशन सेक्टर, पेट्रोलियम और पावर एक्सचेंज में 49% तक विदेशी निवेश की मंजूरी है। भारत में सीधा विदेशी निवेश अभी जीडीपी का सिर्फ 2% है, जिससे सरकार जिसे 6% तक ले जाना चाहती है। और इसी की वजह से कई सेक्टर्स में एफडीआई के नियमों को नरम किया गया है, जिससे वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। लेकिन भारत के बाजार में चीन की कंपनियों की पैठ ने अब सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस समय दुनिया में करीब 400 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में जो इस समय लॉकडाउन में हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जो लॉकडाउन में नहीं है, जो पूरी तरह से लॉकडाउन से बाहर आ चुका है, जो अनलॉक हो चुका है। उस देश का नाम है चीन। इसलिए इस बात को समझिए कि पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां, बाजार, दफ्तर सब बंद पड़े हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जहां सब कुछ चालू है, जहां सब कुछ पहले जैसा है, और वो है चीन। और चीन इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि हम आपको पहले भी लगातार बताते आ रहे हैं, हो सकता है कि जब तक दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना वायरस को कंट्रोल करेंगे, तब तक चीन उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल कर चुका होगा। लेकिन क्या संकट के इस दौर में भारत चीन के इस वायरस वाले विस्तारवाद से बच पाएगा? क्या भारत के लिए चीन को रोकना संभव होगा? और क्या चीन इस समय भारत के बारे में भी वही रणनीति बना रहा है जो कि दूसरे पश्चिमी देशों के बारे में बना रहा है? आज हम भारत के सामने खड़ी इस चुनौती का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो खबर जान लीजिए जो हमारे इस विश्लेषण का आज का आधार बनी है। एक भारत में बहुत बड़ी कंपनी है HDFC, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। HDFC लिमिटेड यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत के सबसे बड़े कर्जदाताओं में से एक है। यह संस्थान भारत में बड़े पैमाने पर लोगों को घर खरीदने के लिए लोन देती है। यहां हम साफ कर दें कि हम HDFC बैंक की बात नहीं कर रहे, यह संस्था उससे अलग है। लेकिन आज HDFC चीन की वजह से चर्चाओं में है, क्योंकि चीन के सेंट्रल बैंक ने HDFC में निवेश किया है। अब पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की HDFC में 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी हो गई है। और यह आप समझ लीजिए चीन का, आप ऐसे मानिए कि जैसे हमारे यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसी तरह यह चीन का बैंक है। जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत की किसी कंपनी में 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी खरीद लेती है, तो उसे नियमों का पालन करने वाली ऐसी संस्थाओं को इसकी जानकारी अथॉरिटीज को देनी होती है। और इसी नियम के तहत इस निवेश की जानकारी बाहर आई है, क्योंकि जैसे ही पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना
की जो हिस्सेदारी है वो एचडीएफसी में 1% से ऊपर गई, वैसे ही ये मैंडेटरी है, यानी नियमों के मुताबिक इसकी घोषणा करनी जरूरी होती है। और जब ये घोषणा हुई तभी बाहर की दुनिया को ये पता चला कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की हिस्सेदारी 1% एचडीएफसी में है। अब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह है, चीन का सरकारी बैंक है, यानी ये चीन के बैंकों का बैंक है और चीन की आर्थिक नीतियां तय करने में इस बैंक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि एचडीएफसी में चीन के किसी साधारण बैंक ने नहीं, बल्कि चीन के केंद्रीय बैंक ने निवेश किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ऐसे समय में भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश कर रहा है जब भारत की अर्थव्यवस्था भी संकट के दौर से गुजर रही है। यानी भारत में भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्हें अब पैसे की जरूरत पड़ेगी और इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां या चीन के बैंक अब भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करना शुरू कर चुके होंगे या कर देंगे। शुक्रवार को डीएनए में ही हमने आपको बताया था कैसे चीन इस आर्थिक मंदी का फायदा उठाकर स्पेन, इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ऐसे ही आक्रामक तरीके से निवेश कर रहा है और ये तमाम देश अब अपने कानूनों में बदलाव करके चीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चीन इस समय पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसी कंपनियों की तलाश में है और अलग अलग देशों की इन बड़ी बड़ी कंपनियों में चीन निवेश कर रहा है। जहां उसे मौका लग रहा है वहां उनका कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखते ही देखते चीन ने अब अपनी नजरें भारत पर भी जमा दी हैं। हालांकि भारत में चीन का निवेश गैर कानूनी नहीं है, इसीलिए हम आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि जो कुछ एचडीएफसी में हुआ है ये गैर कानूनी नहीं है, नियमों के मुताबिक ही हुआ है। लेकिन चीन के इस निवेश की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए आज आपको जानना चाहिए कि भारत के लिए सावधान रहना क्यों जरूरी है और चीन के विस्तारवाद से खुद को बचाने के लिए भारत क्या क्या कर सकता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरह से चीन यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है, ठीक वैसे ही चीन की बड़ी बड़ी निवेश कंपनियां भारत में भी ऐसी कंपनियों को ढूंढ रही हैं जिनमें मौका का फायदा उठाकर निवेश किया जा सकता है। क्योंकि अब आने वाले समय में जैसे ही अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आएगा, भारत की इन बड़ी कंपनियों को पैसे की जरूरत पड़ेगी और जैसे ही इन्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले चीन इसका फायदा उठाएगा। इस दौड़ में सबसे आगे है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और द चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों संस्थाएं भारत में 4005 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ रुपए तक का निवेश करना चाहती हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं संकट के दौर से गुजर रही हैं और चीन ये अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास 390 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। 390 लाख करोड़, यह भारत की कुल अर्थव्यवस्था से भी लगभग दुगना है। संपत्ति के हिसाब से यह दुनिया का सबसे अमीर सेंट्रल बैंक है। इस पर एचडीएफसी की तरफ से अभी एक बयान भी आया है। एचडीएफसी के सीईओ दीपक पारेख ने कहा है कि इस निवेश में कुछ भी नया नहीं है। एचडीएफसी में कई और बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का निवेश पहले से है। एचडीएफसी के मुताबिक जैसे ही किसी विदेशी कंपनी की हिस्सेदारी 1% से ज्यादा होती है, इसकी घोषणा करनी होती है नियमों के मुताबिक और शायद इसीलिए आज एचडीएफसी चर्चा में है। ये एचडीएफसी का पक्ष है जो हमने अभी आपके सामने रखा। इसलिए अब ये समझिए कि एचडीएफसी में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का निवेश किस तरफ इशारा करता है। लॉकडाउन की वजह से एचडीएफसी को भी काफी नुकसान हुआ है पिछले कुछ दिनों में और पिछले कुछ हफ्तों में इसके शेयर 25% तक गिर चुके हैं। जाहिर है चीन के सेंट्रल बैंक के पास इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता था क्योंकि चीन ये निवेश भारी डिस्काउंट पर कर सकता है। हालांकि इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार इस निवेश को लेकर काफी सतर्क हो गई है और सूत्रों के मुताबिक इस बात से सरकार में कुछ लोग नाराज भी हैं कि इस ट्रांजैक्शन को लेकर किसी को पहले से सतर्क क्यों नहीं किया गया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के सबसे बड़े बैंक द्वारा भारत के सबसे बड़े कर्जदाता बैंक में हिस्सेदारी लेना, कर्जदाता संस्था में, वित्तीय संस्था में हिस्सेदारी लेना, भले ही बाजार के नियमों का उल्लंघन ना हो, लेकिन इसने खतरे की घंटी तो बजा ही दी है। हालांकि चीन के सेंट्रल बैंक ने एचडीएफसी में अपनी कुल संपत्ति का सिर्फ 0.007% निवेश किया है और इससे एचडीएफसी के मैनेजमेंट कंट्रोल को भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस निवेश ने भारतीय बाजार को कुछ हद तक चिंता में डाल दिया है। इस निवेश के बावजूद
एचडीएफसी के शेयर आज 3% तक गिर गए। यानी बाजार को चीन का यह आक्रामक रवैया शायद पसंद नहीं आया और अब चीन की इस विस्तारवाद वाली नीति को देखते हुए भारत को भी अपने किले मजबूत करने होंगे। चीन की आक्रामक नीतियां देखकर लगता है कि चीन चाहता है कि आने वाले दिनों में आप सिर्फ उससे सामान ही ना खरीदें, क्योंकि अब आप दिन भर जिस सामान का प्रयोग करते हैं अपने घर में, उसमें से बहुत बड़ी संख्या, बहुत सामान की जो है वो चीन से ही आती है। तो चीन ये तो चाहता ही है कि आप जो भी सामान इस्तेमाल करें अपने जीवन में वो सारा चीन में बना हुआ हो, मेड इन चाइना हो। लेकिन अब चीन इससे आगे बढ़कर सोच रहा है। अब चीन ये चाहता है कि आपकी सैलरीज यानी तनख्वाहें भी वहीं से आए। और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन के पास चली जाएंगी, इसलिए तब आपकी सैलरी भी वहीं से आने लगेगी। और अब घर खरीदने के लिए भी शायद लोन भी आपको चीन से ही लेना पड़े। भारत ही नहीं, चीन ने दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश किया है। दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में चीन की 119 कंपनियां शामिल हैं। उनका निवेश है वहां, जिनका कुल मूल्य करीब 615 लाख करोड़ रुपए है। यह भारत की अर्थव्यवस्था से लगभग 3 गुना है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक दुनिया की 10 सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से 5 चीन की हैं। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2019 के मुताबिक दुनिया के 5 सबसे बड़े बैंकों में से 4 चीन के हैं। यानी इस संकट काल में भी चीन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और वो सिर्फ ये देख रहा है कि उसे दुनिया के किस देश में अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे चीन के बैंक्स और कंपनियों को यह खबर लगती है कि चीन से बाहर किसी बड़ी कंपनी की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, तो चीन उसे सस्ते दामों पर खरीदने की कोशिश में लग जाता है। भारत में चीन की कंपनियों का निवेश वर्ष 2014 में 12,000 करोड़ रुपए था, जो अब 5 गुना बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन ये आधिकारिक आंकड़े हैं। असल में चीन किसी तीसरे देश की कंपनियों के जरिए भी भारत में कई सेक्टर्स में निवेश कर चुका है और कर रहा है। एक उदाहरण है सिंगापुर का। मोबाइल फोन बनाने वाली चीन की एक कंपनी की सिंगापुर सब्सिडियरी के जरिए भारत में करीब 3500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। कुछ अनुमानों के मुताबिक भारत में चीन का निवेश करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक है। चीन ने पिछले 2 वर्षों में भारत के स्टार्टअप्स में भी बड़ा निवेश किया है। वर्ष 2019 में भारतीय स्टार्टअप्स में चीन का निवेश करीब 94% तक बढ़ गया है। 2018 में चीन के निवेश का आंकड़ा करीब 15,000 करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष बढ़कर 29,000 करोड़ रुपए हो गया। भारत में 30 बड़े स्टार्टअप्स में से करीब 18 स्टार्टअप कंपनियों में चीन के निवेशकों का पैसा लगा हुआ है और चीन भारत के स्टार्टअप्स में सबसे ज्यादा एक्टिव है। दुनिया को संकट में डालकर चीन अब इसी संकट में फंसी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन इससे चीन उन बुनियादी सवालों से बच नहीं सकता जो सवाल पूरी दुनिया चीन से पूछ रही है। आज हम कोरोना वायरस पर चीन से 5 बुनियादी सवाल पूछना चाहते हैं और जब हम ये सवाल पूछेंगे तो आप भी अपने दिमाग पर जोर डालिएगा और सोचिएगा कि ये 5 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके दिमाग में भी होंगे, जिनका जवाब चीन नहीं दे रहा है। चीन से पहला सवाल यह है कि कोरोना वायरस आखिर कहां से आया था, क्योंकि चीन अब तक इस बात को छुपाने में जुटा हुआ है कि यह वायरस कहां से आया और यह फैला कैसे, कहां से फैला। जब पूरी दुनिया ने चीन पर सवाल उठाए तो चीन ने पहले अमेरिका पर आरोप लगा दिए कि अमेरिकी सेना की वजह से कोरोना वायरस फैला, लेकिन बाद में चीन अपनी इस बात से पलट गया क्योंकि इसके कोई सबूत नहीं दे पाया। अब सभी को पता है कि खुद अमेरिका ही वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसलिए यह हो नहीं सकता कि यह वायरस अमेरिका से आया हो। लेकिन चीन ने भी अभी तक ये किसी को नहीं बताया है दुनिया में कि ये वायरस कहां से आया, इस वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई और ये फैला कैसे। और ये सवाल का जवाब सिर्फ चीन के पास है। चीन से दूसरा सवाल यह है कि कैसे उसने कोरोना वायरस के मामलों के कैसे उसको नियंत्रण में किया। क्या चीन को कोई इलाज मिल गया जिससे उसने कोरोना के मामले बढ़ने नहीं दिए और वहां पर मौत का आंकड़ा भी 3,500 से कम रहा, जबकि अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन 5 देश ऐसे हैं जहां मौत का आंकड़ा 10,000 के पार हो चुका है। ऐसा कैसे है कि न्यूयॉर्क में इतनी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, लेकिन वुहान, जिसकी पॉपुलेशन न्यूयॉर्क के बराबर ही है, वहां पर चीन ने इस वायरस को कंट्रोल कर लिया। चीन का कहना है कि उसने कोरोना वायरस के 90% मरीज ठीक कर लिए। लेकिन सवाल यह है कैसे। चीन से तीसरा सवाल है कि कोरोना वायरस पर उसकी रिसर्च का क्या हुआ। वायरस का पहला मामला दिसंबर 2019 में आया था। दिसंबर से लेकर अब तक करीब 4 महीने हो चुके।
चीन ने वायरस के बारे में पूरी स्पष्टता के साथ दुनिया को कुछ नहीं बताया है। चीन ने वायरस को लेकर अपने यहां रिसर्च पेपर पर कड़ी निगरानी लगा दी है। अब जो भी रिसर्च हो रही है उसे चीन के अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही दुनिया के सामने लाया जा सकता है। यानी चीन ना तो रिसर्च के बारे में कुछ बता रहा है, ना ये बता रहा है कि उसने इस कोरोना वायरस को कंट्रोल कैसे किया, ना चीन पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि इसकी दवाई क्या है। क्योंकि अगर चीन ने इतने अच्छे तरीके से वुहान में इसे कंट्रोल किया है 100 दिनों के अंदर, तो चीन को ये जो फॉर्मूला है पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए, जो उसने नहीं किया। चीन से चौथा सवाल यह कि चीन ने कोरोना वायरस के बारे में गहराई से पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को अपने यहां आने की अनुमति क्यों नहीं दी? क्यों नहीं कहा कि चीन आकर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ वायरस के बारे में अध्ययन करें? अमेरिका ने चीन को ऑफर किया था कि वो विशेषज्ञ भेजने के लिए तैयार है, लेकिन चीन ने इनकार कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम वुहान जरूर गई थी, लेकिन किसी को नहीं पता कि वुहान से उन्हें क्या जानकारियां मिली। वैसे भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चीन की मिलीभगत के आरोप अब पूरी दुनिया में लग रहे हैं। और पांचवा और आखिरी सवाल चीन से यह है कि चीन अब तक दुनिया को यह भरोसा क्यों नहीं दे पाया कि ऐसा वायरस दोबारा नहीं फैलेगा? क्योंकि चीन ने अपने वेट मार्केट्स बंद नहीं किए, बल्कि उन्हें फिर से शुरू कर दिया। आपको याद होगा, चीन ने जब हालात कंट्रोल कर लिए और वहां जिंदगी सामान्य होने लगी, तो चीन में फिर से ये वेट मार्केट्स खोल दिए गए। ये वो बाजार हैं जहां पर चमगादड़ों और दूसरे जीव जंतुओं के मांस का कारोबार होता है। यही माना जाता है कि इन्हीं वेट मार्केट से कोरोना वायरस इंसानों में पहुंचा। क्या चीन फिर से दुनिया को नई महामारी देने की तैयारी कर रहा है? और ये वायरस कहां से आया, उसके बारे में दो ही थ्योरी चलती है। एक थ्योरी ये कि वेट मार्केट से ये वायरस बाहर निकला, और कहा तो यह जाता है कि चीन में जो चमगादड़ जो थी वहां से ये वायरस की उत्पत्ति हुई है, यानी वेट मार्केट से ये निकला। दूसरी थ्योरी यह है कि चीन में एक वायरस बैंक है और उस वायरस बैंक से ये वायरस बाहर आया है। लेकिन दोनों ही बातें सिर्फ चीन जानता है, और चीन ने अब तक दुनिया को नहीं बताया है कि ये वायरस आया कहां से, इसका इलाज क्या है, क्या चीन ने इसे कंट्रोल कैसे किया, चीन ने अब तक इस पर कितने शोध किए हैं, ये बातें चीन नहीं बता रहा है।